इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया और युधिष्ठिर राजा बने। राजसूय यज्ञ हुआ जिससे पांडवों की प्रतिष्ठा बढ़ी। दुर्योधन इससे बहुत जलने लगा। शकुनी की चाल से जुए का आयोजन हुआ जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और पांडवों को वनवास मिला। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी एकता और दृढ़ संकल्प को बनाए रखा। युधिष्ठिर हर निर्णय में अपने परिवार की भलाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, यह सोचते हुए कि भविष्य में उन्हें अपने खोए हुए राजमहल को फिर से प्राप्त करने का कोई रास्ता मिलेगा। अपना वनवास बिताते हुए पांडवों ने युद्ध कौशल और तीरंदाजी में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि वे एक दिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और राजसभा को पुनः प्राप्त कर सकें। इस दौरान द्रौपदी ने हमेशा उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया और उन्हें प्रेरित किया, यह दिखाते हुए कि कठिन समय में भी एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। वनवास के दौरान पांडवों ने न केवल युद्ध कौशल में निपुण होना सीखा, बल्कि कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करके एकजुट होकर अपनी बहादुरी साबित की। युधिष्ठिर, जो हमेशा अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में चिंतित रहते थे, एक शांतिपूर्ण शाम नदी के किनारे बैठकर जीवन की गहराइयों और उनके भविष्य की रणनीतियों पर विचार करते रहे। इस कठिन समय में पांडवों ने एक दूसरे की संगति में राहत और ताकत पाई, जहां वे मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे के साथ कहानियां साझा कर रहे थे और हंस रहे थे, जो उनकी अद्वितीय भाईचारे को दर्शाता था। युधिष्ठिर और भीम के बीच विचार विनिमय से यह स्पष्ट था कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर थे और रणनीति बनाने में जुटे थे, ताकि वे अपने खोए हुए अधिकारों को पुनः हासिल कर सकें। छिपे हुए रहते हुए पांडवों ने अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त में कुशलता दिखाई, जिससे उनकी चतुराई और परिस्थितियों के अनुकूल बनने की क्षमता पेश हुई। इस बीच अर्जुन ने अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें न केवल सम्मान मिला, बल्कि उनकी बाहरी पहचान भी बनी। अपनी योजनाओं को तैयार करने के लिए पांडवों ने एकांत में इकट्ठा होकर अपने राजमहल को पुनः प्राप्त करने की रणनीतियों पर चर्चा की, जिसमें मानचित्र और अस्त्रों का उपयोग किया। द्रौपदी की दृढ़ता ने उन्हें प्रेरित किया, जैसे उसने उन्हें याद दिलाया कि अपने सम्मान और सही स्थान की पुनः स्थापना के लिए उन्हें हर हालत में साहस और धैर्य बनाए रखना होगा। अंततः अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए पांडवों ने एक रात के समय में भव्य महल के करीब स्टेल्थली बढ़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ अंतिम मुकाबले की तैयारी की। युद्ध की घड़ी आ चुकी थी और युधिष्ठिर ने तलवार थामे अपने भाइयों का नेतृत्व करते हुए साहस और संकल्प का प्रतीक बनकर समग्र लड़ाई का सामना किया। युद्ध के मैदान में जहां तीर उड़ते हैं और योद्धाओं की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, पांडवों ने एकजुट होकर अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः जब उन्होंने जीत दर्ज की, तो वे एक साथ खड़े हुए। उनके चेहरे पर राहत और विजय का मिश्रण था, जो उनकी कठिनाइयों और संघर्षों का आदान प्रदान कर रहा था। पांडवों के हस्तिनापुर में पुनः प्रवेश करने पर नागरिकों ने उनकी वापसी का स्वागत करते हुए फूलों और जयकारों से उन्हें बधाई दी, जिससे शहर में खुशी का माहौल बन गया। युधिष्ठिर एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर जनसमूह को संबोधित करते हुए न्याय और करुणा से शासन करने की शपथ लेते हैं, जो उनकी राजकीय भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पांडवों की राजसभा में वे अपने सिंहासनों पर बैठे हुए थे, सलाहकारों और सम्मानित योद्धाओं से घिरे हुए थे, जो उनके मजबूत नेतृत्व की शक्ति को दर्शाता था जब वे अपने राज्य के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। द्रौपदी ने परिवार के साथ एक हार्दिक क्षण साझा किया, जहां उसने खुशी से मुस्कुराते हुए एकता और उद्देश्य का एहसास कराया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह राज्य की भलाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। सूर्यास्त के समय युधिष्ठिर एक बालकनी पर खड़े होकर अपने राज्य का अवलोकन कर रहे थे, सोच में डूबे हुए कि उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया है और आगे उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी।
वहीं सभा में भीम ने एक मित्रता प्रतियोगिता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे इकट्ठा हुए नोबल्स और नागरिकों के बीच हंसी और जयकार सुनाई दी, जो आपसी भाईचारे को और मजबूत करता था।